नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अब आप सब जैसा सभी जान ही गए हैं कि 10 मई को कर्नाटक के चुनाव होने हैं। कर्नाटक के चुनाव 2024 के चुनाव के लिहाज से एक तरीके से 2024 के चुनावों का लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों वहाँ के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रचार पद्धति है, वहाँ जाते ही उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए। जो वो चाहते तो अपनी सरकार रहते भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि सरकार रहने के दौरान सिर्फ लफाजी से काम चलाया जा सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए गए इनको भी लफाजी ही मानिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और ख़ास तौर से प्रधान सेवक की आदत है कि वो इस तरीके के चुनावी मौक़ों पर या ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं जो आमतौर पर धरती पर नहीं उतरती। और दूसरी चीज़ जो उनके पास एक तैयार प्लान होता है वो ये है कि वहाँ जा कर के नेहरू गांधी परिवार की और विरोधियों की बाकी सबकी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार करना, वो भी सब उन्होंने शुरू कर दिए। इस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार को अपने हिसाब से पूरा शुरू कर दिया वहाँ पर। और लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक में हालत बहुत ख़राब है, उसके बावजूद अपने प्रधान सेवक की और अमित शाह की उत्साह में कमी नहीं, ये उनका अच्छाई है जिसको मानना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लें। कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रांत है, सभी जानते हैं। और वहाँ पर पहले जो थी वो कांग्रेस की और जनता दल की चुनी हुई सरकार बनी थी, जिस सरकार को गिरा करके अपने अमित शाह साहब ने, प्रधान सेवक साहब ने अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद वो उन्होंने अपना पैटर्न वहाँ पे शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम विवाद वहाँ पर गहराने की कोशिश की गई। ये मतलब जो उनका एक सेट फार्मूला है कि हिंदू मुस्लिम विवाद गहराने से शायद उनको वोट मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर जो उनके सबसे ज़्यादा खिलाफ बात आएगी कि वहाँ जो यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार की कीर्तिमान स्थापित कर दी। ये बात अब जग जाहिर है, सभी जानते हैं। समाचार माध्यमों में जो बातें आ रही हैं उससे यही है कि उनको 40% का सीएम बोला जाता है। और वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उसने भी ऊपर तक शिकायत की है कि हमसे 40% मांगा जाता है। ये एक तरीके से सिद्ध बात है, जो बेईमानी का जो आलम है वहाँ पर ऐसा है। यानी जिस बेईमानी और जिस भ्रष्टाचार को लेकर के अपने प्रधान सेवक साहब दूसरों पर वार कर रहे हैं, वो दूसरे तो पता नहीं कितने भ्रष्टाचारी हैं नहीं हैं, लेकिन फिलहाल कर्नाटक में उनकी सरकार क्या भ्रष्टाचार की सदाएं चारों तरफ गूंज रही हैं। एक तो कर्नाटक की खासियत ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि कर्नाटक का जो चुनाव प्रचार है उसमें भी पैटर्न वही है अभी तक जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ जाकर के चुनावी लफाजियाँ कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जिनको ज़मीन पर नहीं उतरेंगी या उतरेंगी पता नहीं। और लेकिन दूसरी तरफ भी एक ही मीटिंग हुई है राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने कैटेगरिकली बताया है वहाँ के लोगों को कि कर्नाटक की समस्याएं क्या हैं और उनके क्या संभावित समाधान वो देंगे अगर उनकी सरकार आई तो। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ये भी है कि कर्नाटक वो प्रदेश है जो अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार जाती है तो इसके बहुत ही दूरगामी संदेश 2024 के आम चुनाव में जाएंगे। फिलहाल जो सिनेरियो जिसकी की जा रही है वो ये है कि राहुल गांधी जब अपनी भारत यात्रा पे निकले थे तो कर्नाटक में उनका बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ था। और वहाँ उनकी कांग्रेस की जो क्षेत्रीय इकाई है वो भी अच्छी खासी मजबूत है। और ये भी माना जाए जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो चाहे वो स्वतंत्र कैनेव एजेंसीज़ के हों चाहे वो भारतीय भाजपा जो समर्थक एजेंसीज़ के हों, वो सारे के सारे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की घोषणा कर रहे हैं और कांग्रेस की बहुमत की सरकार की बात वो लोग कर रहे हैं। बहरहाल तो अब 13 मई को जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। जो सीनेरियो है वो ये है। अब एक चीज़ और जान लीजिए जो कर्नाटक के चुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी
सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि वहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार फिलहाल चल रही है वो जबरिया थोपी हुई सरकार है, जैसे कि सरकार मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जबरिया थोपी है। एक तो ये है। अब अगर जबरिया थोपी सरकार और हिंदू मुस्लिम कार्ड जो कर्नाटक में खेला गया, उसके बावजूद अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि जबरिया सरकारों को थोप करके और हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेल करके भी जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये भी संदेश कर्नाटक देगा अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो, जैसे कि संकेत है। और तीसरी चीज़ मैंने एक ये भी बताई कि जो चुनाव के प्रचार का जो पैटर्न है, जो तरीका है कि एक तरफ लफाजी और ऐसी घोषणाएं जिनकी ज़्यादा उम्मीद है कि वो धरातल पर नहीं उतरेंगी, और दूसरे टू द पॉइंट और कैटेगरी बात जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। अब ये भी एक तीसरा एक टेस्ट होगा जो बताएगा कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो अपने उसी अंदाज को बरकरार रखेगी आगे के लिए भी, और अगर कांग्रेस जीतती है तो चुनाव प्रचार में वो भी एक चीज़ सामने आएगी। और पांचवी चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि इस समय जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता से हटा दिया गया है और जो उनके खिलाफ मुकदमे में हार हो गई उनकी, उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये भी कर्नाटक के चुनाव बता देंगे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति होने वाली है वो रीति नीति अपनी संपूर्णता में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावों में अपने चुनाव प्रचार में दिखाएगी, और कांग्रेस की जो अपनी पुरानी रीति नीति रही है उसी के साथ वो अपने चुनाव प्रचार वहाँ करेगी। अब इन दोनों में से जिसकी जीत हार होगी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि पहले भी जैसे सर्वेज आ रहे हैं कि उसमें कांग्रेस ही जीतेगी, तो उससे एक कांग्रेस को नैतिक बल भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बारे में सोच सकती है। हालांकि वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सेट फार्मूला है चुनाव जीतने का कि चुनाव प्रचार में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत झोंको, जितना संभव गलत बयानी करो, बड़े बड़े वायदे करो, जनता को झांसे में लाओ और चुनाव जीतने के बाद वो सब भूल जाओ। यही उनका एक पैटर्न है। और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ पर अगले चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करो। ये एक भाजपा का सेट चुनावी फार्मूला है जो जितने भी जहाँ पर भी वो चुनाव जीतती है इसी फार्मूले के हिसाब से काम करती है। हो सकता है शायद उनके पास और दूसरा कोई फार्मूला हो ही नहीं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये फार्मूला आखिरकार करती क्यों, अख्तियार क्यों करती है? उसकी मोटी वजह जो मेरी समझ में आती हुई है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से वर्ग के हितों की संरक्षक है और चुनाव में वोट उसको उस वर्ग से चाहिए जिनके हितों की संरक्षक वो नहीं है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए लफाजी करना और बड़े बड़े बयान देना ये शायद उसकी मजबूरी है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव जीतने की रणनीति है वो यही है। अब देखिए कर्नाटक में क्या होता है। अगर कर्नाटक कांग्रेस जीतती है, जैसे कि ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि 2024 के चुनावों में विपक्षी पार्टियों का हौसला बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बढ़ेगा। और उसके बाद जो दूसरे चुनाव मध्य प्रदेश वगैरह में होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कौशल से हटा करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनवाई। मध्य प्रदेश में भी अगर हार हो जाती है तो इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सरकार बना के चलाना, वो फार्मूला भी ये मान के चला जाए कि अपनी प्रासंगिकता खो चुका होगा। बाकी ये तो सब चुनाव में चलता रहता है, देखिए क्या होता है। 13 मई बहुत दूर नहीं है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।